हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज के इस क्लास में संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। इसका पूरा हिंदी अर्थ हम आपको समझाएंगे। अगर चैप्टर काफी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा उसे भी आप लोग बना दीजिएगा, सब्जेक्टिव भी जो पूछेगा वो भी आप लोग बना दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो भी हिंदी में आता है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो भी आपका हिंदी में आता है। तो इस चैप्टर को हिंदी में समझना काफी ज्यादा जरूरी है। और सभी बच्चे आप लोग क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा और इसका हिंदी अर्थ आप लोग समझिएगा। और साथ में जो भी आपका जहां से भी ऑब्जेक्टिव बनने लायक होगा वहां पे हम आपको बताएंगे, और जहां से सब्जेक्टिव बनने लायक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं आप लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहां पे बेल आइकन आ जाता है, इस बेल आइकन को दबाना है। जैसे ही आप लोग दबाइएगा नोटिफिकेशन आएगा और ये जो ऑल लिखा है इस पे आपको दबा देना है। अब आपका घंटी हो जाएगा ऐसे। अगर आपका ऐसे घंटी हो जाता है तो जो भी यहाँ पे लाइव क्लास करवाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पे जाएगा जब भी यहाँ पे लाइव क्लास होगा, और उसी नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करके हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, सबसे पहले बाबू पाठ स्टार्ट होने से पहले बाबू हिंदी में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे पाठ का परिचय हिंदी में लिखा है, आप लोग संस्कृत का बुक अगर आपके पास होगा तो आप लोग देखिएगा शुरू में ही पाठ का परिचय यानी थोड़ा सा दिया रहता है, वो भी हिंदी में दिया रहता है। तो इसको आप लोग बढ़िया से समझिए। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। अब यहां पे देखिए, यानी यहां देखिए चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका किसे बोला जाता है, तो जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं कवित्री होती हैं, जो लिखने वाली होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे महिलाओं की बात हो रहा है कि महिलाओं का योगदान इस समाज में क्या क्या है, ठीक है ना। महिलाएं देखिए, महिलाएं जो हैं ये केवल संसार को आगे नहीं बढ़ाती हैं, महिलाएं जो हैं बाबू और भी काम करती हैं। तो इसमें महिलाओं के योगदान के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। इस पाठ में महिलाओं का जो योगदान है वही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी किए हैं। यानी संस्कृत का सेवा बाबू कैसे हुआ, यानी संस्कृत के बारे में जानना, संस्कृत को अपने बच्चों को पढ़ाना। जैसे गुरुजी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को उसको संस्कृत खुद पढ़े होते हैं, फिर अपने जो भी शिष्य होते हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको भी संस्कृत का नॉलेज देते हैं। इस प्रकार जो संस्कृत है बाबू जीवित है। अगर संस्कृत पढ़ना हम लोग छोड़ देंगे फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद सब लोग भूल भी जाएंगे कि संस्कृत क्या है, संस्कृत को कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो जिस प्रकार पुरुषों ने संस्कृत की सेवा की है उसी प्रकार जो महिलाएं हैं वो भी संस्कृत की सेवा की हैं। जैसे संस्कृत में कहानी लिखना, संस्कृत में कविता लिखना, संस्कृत में मंत्र लिखना। जैसे पुरुषों ने कहानी लिखा है वैसे स्त्रियों ने भी कहानी लिखा है संस्कृत में। जैसे पुरुषों ने कविताएं लिखी हैं संस्कृत में वैसे ही स्त्रियों ने भी संस्कृत में कविताएं लिखी हैं। जैसे पुरुष संस्कृत के विद्वान हुए हैं उसी प्रकार जो स्त्रियां हैं वो भी संस्कृत की विद्वान हुई हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत की सेवा में जितना पुरुष का योगदान है उतना ही महिलाओं का भी योगदान है, स्त्रियों का भी योगदान है। वैदिक युग से आज तक, यानी वैदिक युग था जब वेद की रचना हुआ, उस समय से लेके आज तक जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का योगदान है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप में संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है और उनके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो संस्कृत साहित्य ये पाठ है इसमें
कुछ संस्कृत की लेखिकाओं का योगदान, यानी जो भी उन्होंने संस्कृत में योगदान अपना दिया है, जो भी काव्य लिखे हैं, जो भी कविताएं लिखी हैं, जो भी ग्रंथ लिखी हैं, उनके बारे में, यहाँ पे लेखिकाओं के बारे में, जो संस्कृत की लेखिका हुई हैं उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब आपका यहाँ पे पाठ शुरू हो रहा है और यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है। ये आपका संस्कृत हुआ। देखिए संस्कृत में ना ही ऑब्जेक्टिव आता है ना ही सब्जेक्टिव आता है, एकदम हिंदी में आता है ना, तो हिंदी को आप लोग एकदम काफी अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए लिखा गया है सामंजस्य यान, यान का मतलब होता है गाड़ी, सामंजस्य यान नारी भिष्य चलती। यहां पे लिखा गया है कि समाज की जो यान, यान का मतलब गाड़ी होता है, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी भ्य, पुरुष और नारी का मतलब होता है स्त्री। समाज की जो यान है यानी जो गाड़ी है वो पुरुष और स्त्री से चलती यानी चलती है, वही यहां पे लिखा गया है। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। अगर समाज में केवल पुरुष रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में अगर खाली स्त्रियां रहेंगी इस पृथ्वी पे तो फिर वो क्या होगा बाबू, जो ये समाज है हमारा नहीं चल पाएगा। समाज को चलने के लिए स्त्री भी चाहिए और हमें पुरुष भी चाहिए, यानी दोनों अगर मिलेंगे तब क्या होगा बाबू, समाज हमारा आगे बढ़ेगा। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपका यही पूछता है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। तो समाज की गाड़ी बाबू किससे चलती है, तो स्त्री और पुरुषों से, या पुरुषों और स्त्री, पुरुष और स्त्री से क्या होता है, समाज की गाड़ी चलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलता है, तो समाज की जो गाड़ी है वो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है, इसके सहयोग से चलता है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। जो भी साहित्य लिखा गया है संस्कृत में उनमें दोनों का महत्व है, यानी केवल पुरुषों ने ही संस्कृत साहित्य यानी कविता, मंत्र, जो भी आपका काव्य है केवल पुरुष ने ही नहीं लिखा है, उसको स्त्रियों ने भी लिखा है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है साहित्य में भी दोनों का भी समान महत्व है, यानी जो भी साहित्य लिखा गया है जितना पुरुष का योगदान है उतने ही क्या है बाबू, महिलाएं यानी स्त्रियों का योगदान है। केवल पुरुषों का योगदान नहीं है, उसमें महिलाओं का भी योगदान है, ठीक है ना। आजकल की सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आजकल जितने भी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है, यानी जितने भी कविता, कहानी, काव्य जितने भी लिखे जा रहे हैं, साहित्य जितने भी लिखे जा रहे हैं, उसमें जो स्त्रियां हैं वो क्या है, तत्पर हैं। तत्पर यानी आगे हैं। अब ये पुरुषों को पीछे छोड़ के जो स्त्रियां हैं अब आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा गया है आजकल के सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, कौन आगे है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि आजकल के सभी भाषाओं के साहित्य की रचना में कौन तत्पर है, यानी कौन आगे है। तो आपको याद रखना है स्त्रियां, जो स्त्रियां है ना, आजकल के जितने भाषा में भी साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कौन आगे है लिखने में, तो अब पुरुष धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं बाबू वो आगे हैं साहित्य लिखने में, ठीक है ना। तो स्त्रियां क्या है बाबू, तत्पर है और यश भी पा रही हैं। यश यानी प्रशंसा हो गया, आदर सम्मान हो गया। यश का मतलब ये होता है, यानी ये क्या कर रही है बाबू, अपना यश पा रही हैं, यानी लोगों में इनका ख्याति बढ़ रहा है, ये लोगों में पॉपुलर हो रही हैं और ये यश पा रही हैं, यानी मतलब ये मान सम्मान भी ये पा रही हैं, ठीक है ना, ये साहित्य लिख के। अब यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और स्त्रियों से चलता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ देगा, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि सभी भाषाओं के साहित्य रचना में कौन तत्पर है, तो सभी भाषाओं की साहित्य रचना में बाबू कौन तत्पर है, कौन आगे है, तो स्त्रियां आगे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक रूप में प्राप्त होता रहा है। अब यहां पे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, यानी जो संस्कृत साहित्य है, जितने भी कविता, मंत्र, काव्य, ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं संस्कृत के, प्राचीन काल से ही यानी पुराने समय से ही जितने भी वेद ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें
दोनों का क्या है बाबू, दोनों का योगदान है कम अधिक, यानी दोनों का जो योगदान है, किसी का ज्यादा योगदान है, किसी का कम योगदान है, यानी दोनों का योगदान है, स्त्री और पुरुषों का दोनों का योगदान है। ठीक है ना। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है, और इस पाठ में, किस पाठ में, तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है, इस पाठ में फेमस जो संस्कृत की लेखिकाएं हुई हैं उनका वर्णन, यानी उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को उभारने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। अब यहां पे लिखा गया है जिनके साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों के योगदान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यानी यहां पे बोला गया है कि वैसी वैसी स्त्रियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है, वैसी वैसी लेखिकाओं के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपना योगदान संस्कृत के लिए दिया है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहां पे देखिए लिखा गया है विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अधिक समृद्ध किया गया है। यानी जो संस्कृत का जो साहित्य है ना बाबू, ये बहुत ही विशाल है। जो संस्कृत साहित्य है ये क्या है बाबू, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारी मंत्र लिखे गए हैं। संस्कृत जो साहित्य है बाबू बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। और इसको लिखने में जितना कवि लिखे हैं संस्कृत साहित्य, शास्त्रकार भी लिखे हैं। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुषों के समान स्त्रियां भी सावधान थी। यानी वैदिक युग से, यानी जब हमारा वेद ग्रंथ लिखाया उस समय से ही बाबू वेद और जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है, और उसका संरक्षण और आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षण बाबू कैसे होगा, मान लीजिए अगर हम संस्कृत का विद्वान है, आप लोग नहीं है, तो अगर हम आपको ज्ञान देंगे, आपको संस्कृत के बारे में पढ़ाएंगे, तब तो आप संस्कृत के भाषा जान पाइएगा, संस्कृत के बारे में जान पाइएगा, संस्कृत बोल पाइएगा, संस्कृत पढ़ पाइएगा। अगर हम ज्ञान ही आपको नहीं दिए, अगर मान लीजिए हम इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो क्या आपके अंदर संस्कृत भाषा का ज्ञान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो संस्कृत को जिंदा रखने के लिए जितने भी स्त्री और पुरुष थे वो सावधान थे, यानी तत्पर थे। वो क्या करते थे, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत की शिक्षा लोगों को देते थे। ठीक है ना। आगे चलिए। वैदिक युग से ऋषि एवं ऋषि पत्नियों दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। अब यहां पे लिखा गया है वैदिक युग से, यानी जब वेद लिखा गया उस युग से जितने भी ऋषि मुनि थे और ऋषि पत्नी, यानी उनकी पत्नियां जो थी, ऋषि जो साधु संत होते ना ऋषि मुनि, तो जितने भी ऋषि मुनि थे या उनकी पत्नियां थी, दोनों मिलके ही मंत्र की रचना करते थे। ठीक है ना। मंत्र जो भी लिखते थे वो ऋषि लोग भी लिखते थे, और जो ऋषि पत्नी, यानी जो ऋषि की पत्नियां होती थी, वाइफ होती थी, वो भी क्या करती थी बाबू, मंत्र की रचना करती थी। यानी इससे पता चलता है कि जो भी वेद और ग्रंथ लिखा गया है उसमें केवल पुरुषों का योगदान नहीं है, उसमें स्त्रियों का भी योगदान है। ठीक है ना। चलिए आगे लिखा गया है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेखित है। अब यहां पे से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में कितनी मंत्रदशी ऋषिकाओं का वर्णन है, यानी महिला का वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है बाबू, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, और चारों वेद में जो सबसे बड़ा वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, यानी ऋषिकाओं का मतलब ऋषि पत्नियों का वर्णन है। वो भी क्या है बाबू, विद्वान है। ठीक है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का उल्लेख है या कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है कि 24 ऋषि पत्नियों का उल्लेख है, ये आप लोग याद रखिएगा। अथर्ववेद बाबू छोटा है, लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद, तो इसमें बहुत कम ऋषिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख है, यानी क्या बाबू यहां पे ध्यान से, ऋषि पत्नियों या ऋषि पत्नी आप लोग बोल सकते हैं। 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख है जिनका नाम है यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, यहां पे वागा वृमणी आदि आदि। ठीक है ना। यहां पे लिखा गया। तो यहां से बाबू देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का उल्लेख है या कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद बड़ा है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऋषिकाओं का वर्णन है, कितने बाबू, तो 24, यानी 24 संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद बाबू सबसे लास्ट वाला वेद है, सबसे छोटा वेद है,
तो इसमें 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋषिकाओं का मतलब ऋषि पत्नियों का उल्लेख है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई हैं। अब एक काव्य है, एक उपनिषद है, यहाँ पे बृहदारण्यक, ठीक है ना, ये उपनिषद है। इसमें बोला गया है कि जो यज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी। अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है। दार्शनिक रूप से वर्णित की गई है, जिनको यज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्वों की शिक्षा देते हैं। यानी जो यज्ञवल्क्य हैं वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व यानी आत्मा के बारे में, आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा क्या है, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यानी यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है बाबू, मैत्रेयी हैं। और यज्ञवल्क्य जी क्या करते हैं, अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की, यानी आत्मा के ज्ञान के बारे में उनको शिक्षा देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में यहां से दो क्वेश्चन आता है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी। यज्ञवल्क्य किसको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, तो यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दिए हैं, तो आत्म तत्व की दिए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गर्गी नामक विदुषी रहती थी। अब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जनक जो राजा थे उनके सभा में शास्त्र कुशला यानी शास्त्र को अच्छे तरीके से जानने वाली एक विदुषी रहती थी। विदुषी का मतलब होता है बाबू विद्वान, पुरुष को विद्वान बोला जाता है और जो महिलाएं विद्वान होती हैं उन्हें विदुषी बोला जाता है। यानी महिलाओं में की जो विद्वान होती हैं उन्हें विदुषी बोला जाता है। गर्गी नामक विदुषी रहती थी। गर्गी नामक एक महान विदुषी रहती थी किनके सभा में, तो आपको याद रखना है जनक के सभा में। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी, तो जनक के सभा में कौन सी विदुषी रहती थी यानी विद्वान रहती थी, तो आप लोग याद रखिएगा गर्गी, नाम आप लोग याद रखिएगा, गर्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत देवांत अध्ययन में स्त्रियां रही हैं, यह बात आसानी से वर्णित मिलती है। बोला गया है कि महाभारत में भी स्त्रियों का, महाभारत क्यों हुआ है, एक स्त्री के कारण, ठीक है ना। तो महाभारत में भी जो स्त्री हैं बाबू उनका भी योगदान इसमें दिया गया। अब यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है ना, यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा दिए थे, आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। जनक के सभा में बाबू कौन विदुषी रहती थी, तो आपको याद रखना है गर्गी। उल्टा करके आपसे पूछ देगा कि गर्गी किसके सभा में रहती थी, तो आपको याद रखना है कि जो गर्गी थी वो किसके सभा में रहती थी, तो जनक के सभा में रहती थी। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहां तहां मिलता है, यानी यत्र तत्र क्या होता है बाबू, मिलता है। तो जो लौकिक संस्कृत साहित्य है इसमें 40 कवित्रियों के, कितने कवित्रियों के, तो ये भी पूछ देगा कि लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियाओं का वर्णन है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में आपको याद रखना है कि 40 कवित्रियों का वर्णन है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो आपको याद रखना है 40 कवित्रियों का वर्णन है। इस 40 कवित्रियों के कितने पदे जो हैं बाबू स्पष्ट रूप से यहां तहां मिलता है, तो 150 पद आपको याद रखना है। 150 यानी 150 पद। यत्र तत्र यानी यहां वहां क्या होता है, मिलता है, जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, तो 40, ठीक है। इन 40 कवित्रियों के कितने बाबू जो काव्य हैं, साहित्य है, संस्कृत साहित्य जो हमें यत्र तत्र मिलते हैं, यहां तहां मिलते हैं, तो आपको याद रखना है 150 पद है। जो 150 पद है ना वो हमें यहां तहां मिलता है, बोर्ड एग्जाम में ये आता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है, और जो विजयांका है ना बाबू, इनका क्या है बाबू, प्रथम कल्प है, यानी ये पहले स्थान पे हैं।
वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण यानी होता है बाबू सांवली कलर की, यानी जो विजयांका है ना वो क्या है बाबू, सांवली कलर की है। ठीक है, इस पद से स्पष्ट होता है, अब जो नीचे पद दिया गया है उससे स्पष्ट होता है। अब यहां पे देखिए बोर्ड एग्जाम में यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 कवित्रियां हैं, इनके कितने संस्कृत के पद यहां तहां मिलते हैं, यत्र तत्र मिलते हैं, तो आपको याद रखना है 150 जो पद है, 150 जो पदे हैं वो यत्र तत्र यहां वहां हमें मिलता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि जो विजयांका है ये किस वर्ण की है। वर्ण का मतलब होता है बाबू रंग, यानी जो विजयांका है ये किस वर्ण की है, किस कलर की है, तो आपको याद रखना है श्याम वर्ण। श्याम वर्ण का मतलब होता है सांवली कलर। जो विजयांका है ये भी एक विदुषी है, विद्वान है, लेखिका है, ठीक है ना, स्त्री है, और बाबू आपको याद रखना है ये सांवली कलर की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी के द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। अब देखिए जो विजयांका है ना ये बहुत ही विद्वान थी, इनके जो साहित्य थे ना इतने अच्छे तरीके से लिखती थी, जैसे जो पढ़ता था ना उसका दिल एकदम खुश हो जाता था। ठीक है ना, वो मन से मोहित हो जाता था इनके साहित्य को पढ़ के। जब इनके साहित्य पढ़ रहे थे दांडी, तो वो बोल दिए थे एक बार गलती से, वो गलती से बोल दिए सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला यानी सफेद वर्ण की, यानी सफेद वर्ण की, यानी जो होता है ना गोरा आदमी उसे बोला जाता है सफेद वर्ण की। सफेद वर्ण की सरस्वती यानी सफेद रंग की सरस्वती इनको बोल दिए। कौन बोले, तो आपको याद रखना है दांडी बोले। लेकिन ये कैसी थी, तो ये बाबू थी श्याम वर्ण की, ये सांवली कलर की थी। लेकिन जो दांडी थे वो देखे नहीं थे, बस इनकी कविताओं को पढ़ के ये बोल दिए थे सर्व शुक्ला सरस्वती यानी सफेद वर्ण की सरस्वती, यानी गोरे रंग की सरस्वती। लेकिन ये क्या है बाबू, ये सांवली हैं, तो इनके द्वारा ये व्यर्थ ही कहा गया है, यानी मतलब गलती से ये इनके द्वारा कहा गया है। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है कि जो विजयांका है बाबू ये किस कलर की है, श्याम वर्ण की है, सांवली कलर की है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, बोर्ड एग्जाम में आता है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो विजयांका को बाबू सरस्वती शुक्ला किसने कहा, दांडी ने कहा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये सब याद रखना होगा। विजयांका किस वर्ण की थी, तो सांवली कलर की। ठीक है, आगे चलिए, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमानित किया जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि जो विजयांका है इनका समय कौन सा काल, मतलब ये किस काल की हैं, इनका समय कौन सा है, यानी किस काल में ये जीवित थी। तो जो विजयांका है बाबू ये 8वीं शताब्दी की मानी जाती हैं, आप लोग यहां पे याद रखिएगा। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, और अनेक विद्वान ये मानते थे कि जो चालुक्य वंश के राजा हैं चंद्रादित्य, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा। तो जो चंद्रादित्य हैं आपको याद रखना ये चालुक्य वंश के राजा हैं, और इनकी रानी जो है विजय भट्टारिका, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा चंद्रादित्य की रानी कौन है, तो चंद्रादित्य की रानी जो विजय भट्टारिका हैं वही विजयांका हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, अनेक विद्वान मानते थे कि जो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उन्हीं की जो रानी विजय भट्टारिका है वही क्या है, विजयांका है, आपको याद रखना है। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोगों को याद रखना होगा। कुछ और शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं। अब कुछ और यहाँ पे लेखिका हैं, तो वो कहाँ की हैं, तो बाबू दक्षिण भारत के। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की लेखिकाओं का नाम कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिण भारत। हम लोग उत्तर भारत में हैं, साउथ में जाइएगा जहां पे तमिल मलयालम तेलुगु बोला जाता है वो दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की जो विदुषी थी उनका नाम है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि, जो ये तीनों हैं ये दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका हैं, इनका नाम आपको याद रखना, और इनकी जो कविताएं हैं वो फेमस है। अब यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि विजयांका का समय कौन सा है, तो विजयांका का जो समय है वो 8वीं शताब्दी का है। जो विजयांका है ये श्याम वर्ण की है,
और जो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य हैं, ठीक है ना, च से चंद्रादित्य और च से चालुक्य वंश, आप लोग याद रखिएगा। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के, ठीक है ना। और चंद्रादित्य की रानी कौन है? बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चंद्रादित्य की रानी है विजय भट्टारिका, और जो विजय भट्टारिका है वही क्या है बाबू? विजयांका है, आपको याद रखना है। और बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि दक्षिण भारत की लेखिकाएं कौन है, कवित्री कौन है? तो दक्षिण भारत की कवित्री आपको नाम याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देव यहां पे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, यहां पे आगे लिखा गया है राम भद्रम्बा, ये जो है आपको याद रखना है, ये दक्षिण भारत की कवित्री हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। यानी जो विजयनगर के जो राजा हैं वो संस्कृत को बचाने के लिए, संस्कृत को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्या किया है? प्रयास किया है। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने गोस्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। यहाँ पे उनमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए किसने प्रयास किया? तो आपको याद रखना है विजयनगर के राजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कंपन राय की पत्नी कौन है? तो कंपन राय की पत्नी कौन है? गंगा देवी। ये बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, आपको याद रखना है कि कंपन राय की पत्नी कौन है। तो कंपन राय की जो पत्नी है वो गंगा देवी है, आपको याद रखना है। गंगा देवी का समय कौन सा है, या कंपन राय जो उनके हस्बैंड है इनके समय कब का है, ये कब इनका जीवन काल बाबू कब शुरू हुआ? तो ये 14वीं शताब्दी में इनका शुरू हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखती हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि मधुरा विजयम किसने लिखा? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? ये थोड़ा सा बाबू भारी है लेकिन आपको समझना जरूरी है। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मधुरा विजयम किसने लिखा है? तो मधुरा विजयम किसने लिखा है? गंगा देवी। गंगा देवी जो है बाबू ये किनकी रानी है? तो गंगा देवी किनकी रानी है? कंपन राय की रानी है। कंपन राय और गंगा देवी का बाबू समय कौन सा है? 14वीं सदी है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ पे मधुरा विजयम है इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे अलंकार प्रयोग हुए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदांबिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि आगे अब 16वीं शताब्दी में जो कंपन राय हैं और उनकी पत्नी गंगा देवी हैं वो 14वीं सदी की हैं। अब जो कंपन राय हैं आपको याद जो कंपन राय हैं इनकी जो पत्नी का नाम क्या है बाबू? यहाँ पे जो अच्युत राय, कंपन राय तो गंगा देवी के है ना, यहाँ पे अच्युत राय हुए और अच्युत राय की रानी कौन हुई? तिरुलांबा हुई। अब आप लोग याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में कौन हुए बाबू? अच्युत राय हुए और इनकी रानी कौन थी? तो तिरुलांबा थी। और तिरुलांबा लिखती हैं वरदांबिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य। बोर्ड एग्जाम में आता है कि वरदांबिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य किसने लिखा है? तो वरदांबिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य किसने लिखा है? तिरुलांबा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि वरदांबिका परिणय क्या है? तो वरदांबिका परिणय क्या है? तो विशाल चंपू काव्य है, इसे आपको याद रखना है, यानी बहुत ही बड़ा चंपू काव्य है। उनमें संस्कृत गद्य की छांट तथा सुंदर यहाँ पे पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। अब यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये आता है कि अच्युत राय का समय कब है? 16वीं सदी। तिरुलांबा का समय कब है? 16वीं सदी। तिरुलांबा ने क्या लिखा है? तो वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या है? तो वरदांबिका परिणय जो है वो चंपू काव्य है। यह सब आपको याद रखना है, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आगे लिखा गया है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी अति यहाँ पे अति क्या है बाबू? प्रसिद्ध है, ठीक है ना।
यहां पे लिखा गया है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी आजकल के काल में संस्कृत लेखिकाओं में जो पंडित क्षमा राव हैं, अब ये आपको लग रहा होगा कि ये पुरुष का नाम है, किसी पुरुष का नाम है, नहीं, ये एक स्त्री का नाम है। आपको याद रखना है, विदुषी यानी होता है विद्वान पुरुष को बोला जाता है, विदुषी औरत को बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए पंडित क्षमा राव क्या है, एक लेडीज हैं, एक स्त्री हैं, और ये क्या है बाबू, विदुषी हैं, आपको याद रखना है, यानी ये विद्वान है, ठीक है। तो पंडित क्षमा राव नामक एक विदुषी जो हैं वो आधुनिक काल में बाबू अति प्रसिद्ध यानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो अति प्रसिद्ध कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित क्षमा राव। जो पंडित क्षमा राव है वो आजकल की बाबू क्या है, बहुत ही फेमस विदुषी हैं। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित्र शंकर चरित्र की रचना की। अब यहाँ पे उनके जो पिताजी थे, यानी जो पंडित क्षमा राव के पिताजी थे, कौन थे पंडित क्षमा राव के पिताजी, पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम क्या है, पंडित शंकर पांडुरंग। इनकी जीवनी लिखी है, और इनकी जीवनी किस नाम से लिखी है, शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम, ठीक है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, शंकर चरित्रम के लेखक कौन है, तो शंकर चरित्रम के लेखक कौन है, पंडित क्षमा राव हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और यहां पे बोर्ड एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव जो आता है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है, तो पंडित क्षमा राव, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि शंकर चरित्र किसने लिखा है, तो पंडित क्षमा राव ने लिखा है, ठीक है। शंकर चरित्र क्या है बाबू, तो इनके पिताजी के जीवन के बारे में है इसमें, ये आप लोग याद रखिएगा। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तौली, विचित्र परिघात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य की रचना की। अब उन्होंने क्या की, जब गांधी जी बिहार में आए थे बाबू, सत्याग्रह आंदोलन उस समय हो रहा था, तो जो पंडित क्षमा राव हैं वो देखती हैं गांधी जी को, और गांधी जी से प्रभावित होकर लिखती हैं गांधी दर्शन से, यानी गांधी जी को देख के प्रभावित होकर वो लिखती हैं सत्याग्रह गीता, क्योंकि वो उस समय सत्याग्रह पे निकले हुए हैं, तो ये सत्याग्रह गीता लिखती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता किसने लिखा है, तो पंडित क्षमा राव। जो पंडित क्षमा राव हैं वो क्या की कि गांधी जी के दर्शन पाकर, यानी गांधी जी को देखकर उन्होंने सत्याग्रह गीत लिखे। इस समय लेखक कार्य में संलग्न कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला भोलंकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि दिन संस्कृत साहित्य के पूरा करते हैं। और इस जो वर्तमान काल की जो कवित्री हैं वो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भोलंकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये आजकल की जो कवित्री हैं ये क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन संस्कृत को भरने में, संस्कृत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि गांधी दर्शन पाकर किसने सत्याग्रह गीता लिखा, तो सत्याग्रह गीता किसने लिखा है बाबू, तो पंडित क्षमा राव। जो पंडित क्षमा राव हैं आजकल की जितनी कवित्रियां हैं उनमें अति प्रसिद्ध हैं, अति फेमस हैं, ठीक है। और आजकल की यानी वर्तमान की, इस समय के लेखन कार्य में, यानी वर्तमान काल, ठीक है ना, लिखा होगा यहाँ पे वर्तमान काले यानी इस समय की जो लेखिका हैं बाबू वो कौन है, पुष्पा दीक्षित हैं, वनमाला भोलंकर हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ये जो है बाबू आजकल के संस्कृत साहित्य की रचना कर रही हैं और संस्कृत को आगे बढ़ा रही हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ये चैप्टर हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, इसका सब्जेक्टिव भी आप लोग बना सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।